नमस्कार छात्रों, मैं अभिषेक पांडे आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज आप मेरे साथ अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय का। कक्षा 12 में समाजशास्त्र विषय का सबसे पहले टॉपिक पहला पाठ 1, जिसमें आप जानेंगे कि भारतीय समाज क्या है और भारतीय समाज की विशेषताएं क्या हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि समाज क्या है और समाज की विशेषताएं क्या हैं। इस पाठ से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक अनुरोध मैं वीडियो के प्रारंभ में ही आपसे करना चाहता हूं कि विषय को पूरा समझने के लिए आप वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिए और जो स्क्रीन पर हमने टॉपिक दिए हुए हैं, बिंदु दिए हुए हैं, उन्हें ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं तो वीडियो के अंत में आपको यह टॉपिक अच्छी तरह से मस्तिष्क में बैठ जाएगा और उसके बाद एक एक बिंदु को आप उसे आसानी से कॉपी पर नोट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कि भारतीय समाज एक परिचय इस टॉपिक को और इसमें क्या क्या बिंदु हैं उनको देखते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड। बच्चों, सबसे पहले समाजशास्त्र के अंदर हम जब अध्ययन करते हैं तो समाज पहला शब्द है और समाज क्या है, समाज का सामान्य अर्थ क्या है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। सामान्यतः हम सभी जानते हैं और बोलचाल की भाषा में हम समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए करते हैं। ज़्यादातर हम लोग कहते हैं कि भाई ये ईसाई समाज है, आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, वैश्य समाज है, विद्यार्थी समाज है। इन सब का प्रयोग लोग इसी में करते हैं और इनमें से अधिकांश शब्द जिनके साथ समाज शब्द जोड़ दिया गया है, समाज न होकर वास्तव में वो क्या है, वो संप्रदाय हैं, वर्ग हैं, सामाजिक श्रेणी या क्षेत्रीय समूह है या कोई विशिष्ट भाषी समूह है जो इस अन्य भाषाएं बोलते हैं, एक स्पेशल भाषा बोलते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो उसको समझने का प्रयास करें कि यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं ईसाई समाज का सदस्य है, कि वह ईसाई समाज का सदस्य है, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ईसाई समाज का सदस्य नहीं है वह, बल्कि ईसाई समाज नहीं, ईसाई संप्रदाय का सदस्य है। उसे कहना चाहिए कि वह ईसाई संप्रदाय का सदस्य है। इस प्रकार लोग समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए एक समिति के रूप में करते हैं। हम ज़्यादातर कह देते हैं कि विद्यार्थियों का समूह है तो विद्यार्थियों का समाज, अध्यापकों का समूह है तो उसे अध्यापकों का समाज, लेकिन क्या वास्तव में उसे समाज कहा जाएगा? नहीं। आप इसको जानेंगे आगे कि क्यों नहीं कहा जाएगा। आगे चलते हैं। इसलिए समाज शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो समाजशास्त्र में ही स्पष्ट हो रहा होगा, जिसके कारण समाज के अर्थ के बारे में ज़्यादातर लोग या अधिकतर लोगों में अनिश्चितता पाई जाती है। अर्थात हम समाज के वास्तविक अर्थ को जो सामान्य रूप में प्रयोग करते हैं वह समाजशास्त्र में उसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कक्षा 11 में आपने पढ़ा है कि समाजशास्त्र में समाज का जो अध्ययन किया जाता है वो वैज्ञानिक तरीके से, इसलिए हमें इसको भी ध्यान में रखना है। तो समाज शास्त्रियों के द्वारा समाज की क्या क्या परिभाषाएं दी गई, ये बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके स्क्रीन पर भी लिखा है। ये परिभाषाएं जो दी गई हैं इन्हें आप कॉपी पर नोट कर लें, क्योंकि जब आप पेपर में आंसर लिखेंगे किसी क्वेश्चन का तो उसमें यदि परिभाषाओं को लिखते हैं तो अंक अच्छे प्राप्त होते हैं और अच्छा आंसर लिखा जाता है। इसलिए आप इन परिभाषाओं को अवश्य कॉपी पर नोट कर लें और कौन से समाजशास्त्री ने, कौन से विद्वान ने क्या परिभाषा दी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि गिंडिस ने समाज की क्या परिभाषा दी है। इस गिंडिस के अनुसार समाज स्वयं एक संघ है। संघ मीन्स समूह। यह एक संगठन तथा औपचारिक संबंधों का योग है, जैसा कि मैंने यहाँ स्पष्ट किया है। यानी ये संघ है, समाज एक संगठन है और औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, जहाँ सहयोग देने वाला व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित होता है, यानी यदि एक व्यक्ति दूसरे को सहयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का उस दूसरे व्यक्ति से कोई न कोई संबंध
अवश्य होगा। यानी बिना किसी संबंध के कोई भी एक दूसरे को सहयोग नहीं करेगा। दूसरे समाजशास्त्री मैकाइवर एवं पेज के अनुसार उन्होंने क्या कहा समाज के बारे में, वो जाने कि समाज नीतियों एवं कार्य प्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों तथा विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है। यह इतनी बड़ी परिभाषा जो मैकाइवर एवं पेज ने यहाँ दी है कि समाज नीतियों एवं कार्यप्रणालियों का, जो समाज की नीतियाँ हैं, कार्यप्रणालियाँ हैं, अधिकार है, पारस्परिक एक दूसरे से सहयोग करने की भावना है, अनेक समूहों में बटा हुआ है, विभिन्न विभागों में है, और मनुष्य का जो व्यवहार है उसके नियंत्रण, उसकी स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। यानी समाज के दायरे में हम ये सारी चीज़ें करते हैं और इसमें सदैव परिवर्तनशील है, ये जटिल व्यवस्था है और इसी को हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। और इस परिभाषा का जो सार है वो एक लाइन में निकल के आता है बच्चों, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सार अगर इसका समझना चाहेंगे तो मैंने लिखा भी है कि यह सामाजिक संबंधों का जाल है। यह सामाजिक संबंधों का जाल है। ये बहुत महत्वपूर्ण पूछा भी जाता है प्रश्न में कि ये बात किसने कही है कि समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है। तो ये बात किसने कही है, मैकाइवर एवं पेज ने। तो कुछ साथ साथ आपके छोटे क्वेश्चंस भी यहाँ तैयार होते जाएंगे, तो एक एक परिभाषा को ध्यान से समझते चले बच्चों। अब दूसरे व्यक्ति समाजशास्त्री के बारे में देखते हैं, र्यूटर ने समाज का क्या अर्थ बताया, समाज की क्या परिभाषा दी है कि समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। यानी एक समूह के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के बीच कोई न कोई सामाजिक संबंध अवश्य होगा और उसी सामाजिक संबंध का बोध कराता है कौन, समाज। समाज एक ऐसी धारणा है। समाज की ये परिभाषाएं कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ विद्वानों ने यहाँ दी और इन परिभाषाओं से आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न फिर आया होगा कि देखिए यहाँ जो समाज है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल व्यक्तियों का समूह ही समाज नहीं है, केवल व्यक्तियों का समूह ही समाज नहीं है। फिर समाज क्या है, समाज के लिए क्या होना चाहिए, तो विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी, आइए उसको देखते हैं। मैंने लिखा भी है यहाँ पर, इसको आप ध्यान से देखें कि विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी उसके अनुसार केवल व्यक्तियों के समूह को ही समाज नहीं कहा जा सकता। ध्यान दें, केवल व्यक्तियों के समूह को ही समाज नहीं कहा जा सकता। वास्तव में व्यक्ति क्या, व्यक्ति सामाजिक प्राणी होने के कारण जिस संगठन को जन्म देता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह जिस संगठन में जन्म लेता है या जिस संगठन को जन्म लेता है, किसी संगठन को ज्वाइन करता है, नया बनाता है संगठन, तो वह समाज कहलाता है। अर्थात समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था को कह सकते हैं। यानी देखिए समाज की एक नई बात आ गई यहाँ पे। समाज क्या हुआ, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था। यह संबंध उन सभी व्यक्तियों के बीच पाए जाते हैं जो मानव समाज के सदस्य हैं। कोई किसी के मामा है, कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का ताऊ है, ये संबंध है। और ये संबंध नहीं है तो समाज किस चीज़ का, कोई ना कोई संबंध होगा, अवश्य होगा। समाज का यह संगठन अपने सदस्यों के व्यवहारों तथा संबंधों को भी नियंत्रित और निर्देशित भी करता है। समाज का यह संगठन अपने सदस्यों के व्यवहारों तथा संबंधों को नियंत्रित और निर्देशित भी करता है। इस पॉइंट को भी ध्यान दें। अर्थात चूंकि संबंध देखिए, अगर पुरुषों का एक समाज, उसमें एक निश्चित नियम है, उनका हम पालन करते हैं। महिलाओं का समाज, वहाँ भी हमारे सामाजिक नियम हैं, तो उसका वो महिलाओं के समूह आपस में उनका पालन करते हैं। अर्थात ये समाज क्या कर रहा है, सदस्यों के व्यवहार, उनके संबंधों को नियंत्रित कर रहा है और निर्देशित भी कर रहा है। समाज में रहने वाले व्यक्ति आपस में व्यवहार भी करते हैं जिनके द्वारा उनमें आपस में सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है। यानी आपसी व्यवहार से ही उनके संबंध स्थापित होते हैं। मित्र एक दूसरे से हम बने और फिर जब एक दूसरे मित्र के प्रति जो व्यवहार है, उस व्यवहार से
स्थापना होती है किसकी? उसके संबंध की। वो मित्र एक भाई के समान हो जाता है, भाई के जैसे संबंध बन जाते हैं। कैसे? मित्र के साथ व्यवहार के कारण। यह सामाजिक संबंध इतने अधिक व्यापक, संपूर्ण व जटिल होते हैं कि इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब आप यह समझ सकते हैं कि ये जो संबंध स्थापित हो जाते हैं व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में, ये बहुत ही संपूर्ण, व्यापक होते हैं, जटिल होते हैं, इनको आप वर्णन नहीं कर सकते। वास्तव में समाज क्या है? वास्तव में समाज जो है वह इन्हीं सामाजिक संबंधों का जाल है, यानी व्यक्तियों का समूह, परंतु उसके अंदर क्या होना चाहिए? सामाजिक संबंध स्थापित होना आवश्यक है। जब तक व्यक्तियों के बीच कोई सामाजिक संबंध नहीं है, हम उसे समाज नहीं कह सकते। अब समाज की कुछ विशेषताएं, जो समाज की प्रमुख विशेषता हैं, हम उनको देखेंगे। यहाँ पर समाज की क्या क्या विशेषताएं? पहली विशेषता को मैंने लिखा भी है, उसके बारे में भी कुछ लिखा है, आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बीच में। समाज में समानता, सहयोग और आपसी संबंध समाज के प्रमुख आधार हैं। जो आजकल आप देख रहे हैं, कोविड का दौर चल रहा है, आज प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए थोड़ा सहयोग कर रहा है, कोई जिस पे जो सहयोग बन रहा है वो कर रहा है। ये सब क्या है? हमारे सामाजिक संबंधों के कारण। लेकिन सहयोग और संबंध तभी संभव है जब व्यक्तियों में समरूपता हो, सामाजिक यानी समरूपता हो। ये नहीं कि कोई एक दूसरे से संबंध क्या है? मनुष्य का, मानव से संबंध तो तभी संभव है जब कहीं न कहीं एक दूसरे में समरूपता हो। सामाजिक संबंधों की स्थापना के लिए ये बहुत आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति, जबकि व्यक्तियों में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की समानताएं हों, यानी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बीच जो संबंध स्थापित हो रहे हैं और उसके द्वारा एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, और ये समानताओं के कारण ही एक दूसरे की जो सोच है वो भी एक समान होती है। और साथ साथ क्या होता है कि इन समानताओं के कारण ही उनकी आवश्यकताएं भी समान होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है, यानी व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए ही एक दूसरे से पूर्ति होती है। और जब व्यक्ति एक दूसरे के आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो वहीं से उन दोनों व्यक्तियों के बीच में सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं और उसी से एक समाज बनता है। अर्थात ये समाज की सबसे बड़ी विशेषता है कि समाज में समानता हो। जब तक समानता नहीं है तब तक समाज को हम उसको दायरे में कहना उसको कठिन। दूसरा बिंदु क्या है विशेषता के? कि समाज में असमानता, ये भी एक विशेषता। समानता भी है, असमानता भी होनी चाहिए। कैसे? समानता से तो सहयोग की भावना प्रबल हो रही, फिर असमानता क्यों आवश्यक है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कि अगर समाज में सभी व्यक्ति एक समान हो जाए, जैसा कि यहाँ मैंने स्पष्ट किया है, आप इसको पहले देख लें कि समाज के व्यक्तियों में लिंग, आयु तथा शारीरिक क्षमता के कारण ही सामाजिक संबंधों एवं जीवन में असमानता उत्पन्न होती है। किसके कारण? देखिए, पुरुष के आयु, छोटे बच्चों की सोच अलग होगी, युवाओं की सोच अलग होगी, बुजुर्गों की सोच अलग होगी, एक समाज अलग बनेगा बुजुर्गों का। शारीरिक क्षमता के कारण, भाई वे पहलवान है तो पहलवानों के बीच संबंध होंगे, और कोई बहुत लंबा है कोई बहुत छोटा है। ये सामाजिक, इन शारीरिक क्षमताओं के कारण ही सामाजिक संबंधों एवं जीवन में असमानता उत्पन्न होगी। भाई इनके बीच समानता नहीं हो सकती। एक युवाओं की सोच में और बुजुर्गों की सोच में कितना अंतर होता है, आप इस बात को समझ सकते हैं कि परिवार के अंदर भी अगर घर में देखें तो जो युवा है उनकी सोच अलग है, उनके विचार अलग हैं, और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके विचार अलग हैं। यह क्यों है? क्योंकि ये समाज में असमानता, यानी एक समान नहीं है। कौन सी चीज़ समान नहीं है? आयु समान नहीं। इस विषमता के कारण ही व्यक्ति अलग अलग कार्यों में लगे रहते हैं। आप समझ रहे हैं? युवा अपने तरह के कार्य करेंगे और बुजुर्ग अपने तरह के कार्य करेंगे, अलग अलग कार्य होंगे। यदि सभी व्यक्ति एक ही कार्य करने लग जाए तो व्यक्तियों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं है। इसलिए समाज में विषमता भी अनिवार्य है। अगर सभी व्यक्ति एक ही कार्य करने लग जाए तो क्या संभव है? नहीं, ये संभव नहीं है। तो बच्चों, यहाँ असमानता भी होना जरूरी है। जहाँ जैसा व्यक्ति
का जो श्रेष्ठता है, उसकी श्रेष्ठता के अनुसार वह उस कार्य को कर सकता है। एक अध्यापक है तो वो पढ़ा सकता है, क्या हर व्यक्ति पढ़ा नहीं सकता? तो जो उसकी श्रेष्ठता है, यानी ये क्या होगी? असमानता। सभी लोग अध्यापक नहीं हो सकते। तो यहाँ क्या है, छात्र के साथ एक समाज में रहता है, लेकिन समाज के बीच जो बृहद समाज है हमारा मनुष्यों का, उसके बीच ये असमानताएं हैं और ये विषमताएं हैं। ये भी अनिवार्य है, क्योंकि इन विषमताओं के कारण ही सभी की आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं। क्योंकि अध्यापक भी आवश्यक हैं और छात्र भी आवश्यक हैं, तो दोनों की आवश्यकता यहाँ पूर्ण हो रही है। विशेषता क्या रही? समाज में असमानता। अब चलते हैं अगली विशेषता पे, अमूर्त संकल्पना। समाज का रूप मूर्त न होकर अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। सामाजिक संबंध ऐसे संबंध हैं जिनमें लोग आपस में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े रहेंगे सभी लोग, परंतु इन संबंधों को आप देख नहीं सकते, इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यह संबंध अमूर्त होते हैं। सामाजिक संबंधों के अमूर्त होने के कारण ही समाज भी एक अमूर्त व्यवस्था है, क्योंकि समाज मूल रूप से सामाजिक संबंधों की ही एक व्यवस्था है। ये समाज जो हमारा बना हुआ है वो कहीं न कहीं सामाजिक संबंधों के आधार पर ही समाज बना हुआ है। यदि हमारे संबंध नहीं होंगे तो हमारा समाज नहीं होगा। भाई आप चाचा नहीं होंगे, चाचे नहीं होंगे, मामा नहीं होंगे, मामी नहीं होंगे, पिताजी, माताजी, भाई, बहन, ये सब संबंधों के आधार पर ही समाज की कल्पना है और समाज का निर्माण। तो इसलिए समाज एक अमूर्त संकल्पना है। चौथे पॉइंट पर आते हैं बच्चों, पारस्परिक निर्भरता। फोर्थ पॉइंट देखें, व्यक्तियों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हम सभी की अपनी आवश्यकताएं हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हमारी आवश्यकताएं हम अकेले ही पूरे कर लें। हमारी आवश्यकताओं के लिए हम दूसरों पर निर्भर करते हैं। भोजन जैसे घर में देखिए भोजन करना है आपको, तो भोजन के लिए आप निर्भर हैं। घर माता जी बनाएंगी, फिर आप खाएंगे। तो इसकी पूर्ति एक दूसरे की सहायता के बिना नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं आपको अपनी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए दूसरे का सहारा लेना होता है। तो इसी आधार पर व्यक्तियों में एक दूसरे पर निर्भरता उत्पन्न होती है। हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं और इसी निर्भरता के कारण ही समाज का निर्माण होता है। इसी से समाज का निर्माण होता है कि भाई जब भूख लगी है, मम्मी खाना बनाएंगी, तो माँ ने खाना बना दिया तो हमें समय से खाना मिल जाएगा। तो हम खाने के लिए निर्भर हो गए और यहीं से हमारे संबंध प्रगाढ़ होते चले गए। यहाँ घर है, आप किसी होटल पर खाना खा रहे हैं, वहाँ भी देखिए आपके संबंध स्थापित हो जाएंगे। आप वहाँ निर्भर हैं, तो किसी न किसी आवश्यकता के अनुकूल आपके संबंध बनते चले जाते हैं, मजबूत होते चले जाते हैं और इन संबंधों से ही समाज का निर्माण होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं बच्चों। अगला पॉइंट है पारस्परिक जागरूकता। पॉइंट नंबर 5, पारस्परिक जागरूकता की क्या विशेषता है, ये कैसी विशेषता है, इसको जानिए। मनुष्य में सामाजिक संबंधों की स्थापना के लिए जागरूकता बहुत आवश्यक है। एक दूसरे के प्रति जागरूक होना चाहिए, एक दूसरे की विशेषता को जानना चाहिए। व्यक्ति एक दूसरे के अस्तित्व को पहचाने। क्योंकि यदि व्यक्ति एक दूसरे के अस्तित्व को नहीं पहचानेगा तो फिर उन लोगों के बीच कोई भी सामाजिक संबंध स्थापित नहीं होगा। जब व्यक्ति दूसरे को जानेगा तभी तो उससे संबंध स्थापित होगा, और जानेगा ही नहीं तो संबंध कैसे बनेगा। आवश्यकता की पूर्ति तो तभी होगी जब वो दूसरे को जानेगा कि वही हमारी क्या आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, तब एक दूसरे के साथ संबंध बनता है। तो एक दूसरे के अस्तित्व को जानना बहुत आवश्यक है। अतः समाज के लिए व्यक्तियों का एक दूसरे के अस्तित्व के प्रति जागरूक होना बहुत आवश्यक है, तभी समाज का निर्माण होता है। आते हैं अगली विशेषता बेटा, सहयोग एवं संघर्ष। इसका प्रबल उदाहरण आज आप देख रहे हैं कोविड के इस दौर में, जहां समाज के लोग एक दूसरे को सहयोग भी कर रहे हैं और संघर्ष भी बहुत कर रहे हैं। ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। बच्चों इसके अंदर क्या है, इस बात में उदाहरण बहुत मैंने आपको दिया कि समाज के सदस्यों में 2 प्रकार के संबंध होते हैं। अब इसको समझें। सहयोग पूर्ण और संघर्ष में समाज का प्रमुख आधार क्या है? समाज का प्रमुख आधार सहयोग है। यह 2 संबंध हैं, मैंने आपको बताया, सहयोग एवं संघर्ष। यानी सहयोग भी है और संघर्ष भी है, परंतु प्रमुख आधार क्या है? सहयोग। सहयोग करने से ही तो आगे बढ़ेंगे, तभी तो हमारे संबंध स्थापित होंगे। संबंध स्थापित होंगे तो समाज बनेगा। सहयोग के अभाव में समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती।
अगर सहयोग नहीं होगा तो समाज क्या है? फिर तो कोई समाज की कल्पना ही नहीं है, किस बात का समाज ही नहीं है। और यह सहयोग समाज में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप में पाया जाता है। आपने यहाँ देखा होगा समाज के अंदर कोविड की इस महामारी में बहुत से लोगों ने आगे बढ़कर सीधे सीधे लोगों की मदद की, परंतु कुछ लोगों ने आर्थिक रूप से पीछे से मदद की, भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से सामने ना आए, लेकिन लोगों ने पैसा दे करके लोगों की सहायता की। तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया जा सकता है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से होता है। परिवार में पाए जाने वाले संबंध इसका उदाहरण है। आप समझ सकते हैं कि परिवार में सहयोग भी है और संघर्ष भी है। तो हर चीज़ के लिए आपको जानना होगा, और समाज को समझने के लिए हमारे परिवार से अच्छा उदाहरण कहीं नहीं हो सकता है। परिवार के बीच संबंध हैं, आप उनको जानें, वही आपका समाज है। अब बच्चों जानते हैं, अभी तक हम समाज की बात कर रहे थे, समाज की विशेषताओं की बात कर रहे थे, और अब जानेंगे भारतीय समाज के बारे में, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और अपने देश के इस विशाल समाज को जानते हैं। बच्चों, भारतीय समाज विश्व में सबसे प्राचीन है। ये सबसे प्राचीन है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का ज्ञान विज्ञान बहुत ही उच्च कोटि का रहा है। भारतीय समाज प्राचीन काल से ही सुसंस्कृत रहा है। हमारी संस्कृति पूरे विश्व पटल पर अलग पहचान रखती है। हमारी पहचान हमारी संस्कृति, या हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति हमारी पहचान। आधुनिक काल आते आते, जो आज का समय और जो चल रहा है, ये आते आते इस संस्कृति में, हमारे समाज में बहुत सारे परिवर्तन हुए। हमारा देश बहुत विशाल देश है, जिसमें अनेकों विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अंतर, विभिन्नताओं का मतलब अंतर, प्राकृतिक रूप से विविध रूप से, जैसे प्रकृति के विविध रूप। कहीं कहीं आप देखेंगे ऊंचे पहाड़, हिमालय की तरफ देखें, उत्तर में हिमालय, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो दक्षिण में महासागर। वन मरुस्थल मध्य में देखेंगे तो मरुस्थल है, पठार है राजस्थान के अंदर। और अगर वन देखने तो उत्तराखंड में, हिमाचल में, अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो वनी क्षेत्र हैं, जंगली क्षेत्र हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि प्रादेशिक और भौगोलिक विविधता हमारे इस भारतीय समाज में पूर्ण रूप से व्याप्त है। और इस विशाल भूखंड पर जो हमारा भारतीय समाज है, ये विश्व के अनेक प्राचीन समाजों में से एक समाज है। यहाँ हमारे यहाँ अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, आप जानते हैं। यहाँ अनेक आदिवासियों के सामाजिक जीवन की भी विचित्रताओं से युक्त है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के आदिवासी हैं, और आदिवासी लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं और किस तरह से वो उनकी संस्कृति है, उसको वह संस्कृति भी हमारे इस समाज में युक्त है। तो इस तरह से जो हमारा भारतीय समाज है, ये बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। और इसको समझना के लिए हमें अपने देश के विभिन्न भाषाओं, विभिन्न बोलियों, विभिन्न क्षेत्रों, चाहे प्राकृतिक रूप से, भाषाई रूप से, कितनी सारी इसकी विशेषताएं हैं। तो अब इस स्लाइड में जो मैंने आपके सामने लेके आया हूँ, इस स्लाइड में आप जानेंगे कि भारतीय समाज की विशेषताएं क्या है। जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारी विविधताएं, इसलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारी विविधताएं, भाषाई विविधता, धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, प्रजातीय विविधता, भौगोलिक विविधता, जातिगत विविधता, जनांगीय विविधता, रहन सहन की विविधता, विविधता में भी एकता। ये हमारी मजबूती है देश के समाज की। भारतीय समाज की जो सबसे बड़ी मजबूती है बच्चों, वो है विविधता में एकता। और उसके बाद कुछ विशेषताएं और भी हैं, जाति व्यवस्था, आध्यात्मिकता और संयुक्त परिवार व्यवस्था, जो हमारी संस्कृति में पहले से विराजमान है। तो बच्चों आइए, यहाँ मैंने इन पॉइंट्स को लिख दिया है, क्योंकि इन पॉइंट्स में थोड़ा थोड़ा मैटर है। मैं आपको यहाँ डिटेल में वो मैटर छोटा छोटा समझा देता हूँ। एक एक पॉइंट को आप उसे समझ लेंगे, सुन लेंगे और ध्यान से उसको नोट भी कर लेंगे। तो आइए, सबसे पहले जो मैंने यहाँ लिखा है कि भाषाई विविधता। भाषाई विविधता यानी भाषा में क्या विविधता है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, अलग अलग विभिन्नताएं हैं यहाँ पर, और विभिन्न प्रकार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। ये आज से नहीं है, प्राचीन काल से ही हमारे देश में अनेकों भाषाएं और अनेकों बोलियों का प्रचलन रहा है।
आज हमारे देश में अगर हम देखें तो 18 राष्ट्रीय भाषाएं और 1652 लगभग बोलियां बोली जाती हैं, पाई जाती हैं। आप समझ लीजिए, इतनी भाषाएं, 18 राष्ट्रीय भाषाएं और 1652 लगभग बोलियां बोली जाती हैं। कितनी विविधता है भाषा के रूप में, आप समझ सकते हैं। और हमारे यहाँ जो रहने वाले इतनी भाषाएं इसलिए बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये यहाँ उपमहाद्वीप एक लंबे समय से विभिन्न प्रजातियों का एक समूह रहा है, समूहों की मंजिल रहा है। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को अगर आप बांटेंगे तो यह 4 भागों में बांटा सकता है, 4 भाषा परिवारों में बांटा जा सकता है। एक ऑस्ट्रिक परिवार है, एक द्रविड़ियन परिवार है, और एक साइनो तिब्बतन परिवार है, एक इंडो यूरोपियन परिवार है। परंतु ज़्यादातर, जैसा कि अब ये ऑस्ट्रिक परिवार है, इसके अंतर्गत जो हमारा मध्य भारत है, जो हमारा बीच का क्षेत्र है, जनजातीय पट्टी की जो भाषाएं आती हैं, जैसे संथाल है, मुंडा है, ये भाषाएं ऑस्ट्रिक परिवार की आती हैं। द्रविड़ियन परिवार ये दक्षिण भारत में तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, ये भाषाएं द्रविड़ियन परिवार की बोली जाती हैं। साइनो तिब्बतन परिवार ये आमतौर पर उत्तर पूर्वी भारत की जो नॉर्थ ईस्ट की जनजातियां हैं वहाँ पर ये भाषाएं बोली जाती हैं। और इंडो यूरोपियन परिवार यानी ये भारत में सबसे अधिक है, यानी जहाँ पर हमारी ये भाषाएं, आप सोचते हैं हिंदी, पंजाबी, सिंधी, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, मराठी, कोंकणी, राजस्थानी, और भी उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, बहुत सारी भाषाएं, नाम उनके बहुत सारी हैं। और आज हमारे देश में जो हिंदी भाषा बोली जाती है, तो संविधान के अनुच्छेद 343(2) के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा को भी सरकारी कामकाज में भाषा माना गया। इसलिए सभी भाषाओं में हिंदी एक ऐसी भाषा है जो 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं, और अर्थात सबसे सर्वाधिक जो लोग बोलते हैं वो हिंदी भाषा बोलते हैं। इसके बाद ये था पहला, भाषाई विविधता हमारे देश में कितनी है। उसका दूसरा जो हमारा पॉइंट है वह धार्मिक विविधता। अगर धार्मिक विविधता की बात करें तो हमारा देश या हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं और हम सभी इस धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। एक समय में भारत में, विश्व में कई धर्म फले फूले, हिंदू, इस्लाम, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, यहूदी, और यहाँ ये सभी धर्म जो है यहाँ पर सबके लिए खुली छूट है। सबको अपना जीवन अपने रीति रिवाज के अनुसार जीने की पूरी छूटी आज़ादी है। यही हमारे देश की एक विशेषता है। विभिन्न धर्मों के होकर भी हम सभी एक दूसरे के साथ उनके तीजों को, उनके त्योहारों का मनाते हैं और उनका आनंद लेते हैं। अगर 2001 की जनगणना को देखें तो यहाँ पर हिंदू धर्म के अनुयायी सबसे ज़्यादा है, लगभग 81% है, मुस्लिम 12.2%, और ईसाई धर्म के लोग 2.1%, सिख धर्म 2% लगभग, और बौद्ध धर्म भी 0.79%, जैन धर्म 0.4%, और अन्य जो धर्म है वो 0.4% के लगभग रखे हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश में विभिन्न धर्मों का देश है, यानी हमारे देश की जो भारतीय समाज है उस भारतीय समाज की ये भी एक विविधता है जो विभिन्न धर्मों में बटी है। इसके बाद अगला जो विशेषता है हमारे समाज की वह है सांस्कृतिक विविधता। आप समझ रहे होंगे कि जब हमारे देश में जब इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, इतनी बोली जाती हैं, तो संस्कृति भी अलग अलग होगी। आप समझिए, जब इतनी संस्कृतियाँ, इतनी भाषाएं हैं, इतनी बोली हैं, तो संस्कृति भी अलग होगी, और संस्कृति अगर अलग अलग होगी तो फिर उतनी संस्कृतियों के साथ भी हम इस देश के अंदर एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रह रहे हैं। यही हमारी विशेषता है। चाहे आप देखिए उत्तर भारत की संस्कृति अलग है, दक्षिण भारत की संस्कृतियाँ कुछ अलग हैं, वहाँ के तीज त्यौहार अलग रूप में मनाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में देखिए वहाँ की संस्कृति में अलग है, खाना पीना, पहनना, कपड़े पहनना, उठना बैठना, बोलचाल, आप देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की अलग अलग संस्कृति व्याप्त है। तो इतनी अलग अलग संस्कृति होने के बावजूद भी हम सब एक हैं, ये हमारी भारतीय समाज की विशेषता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ प्रजातीय विविधता भी है।
देखिए, प्रजाति विविधता के अंदर क्या प्रजाति किसे कहते हैं? ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनमें त्वचा का रंग, नाक का रंग, आकार, बालों के रंग इत्यादि जो हमारी शारीरिक विशेषता हैं वो अलग अलग मौजूद हों, अलग अलग हों। अगर हम भारत को देखें तो ये भी प्रजातियों का एक अजायब घर कह देते हैं इसको लोग। यहाँ कारण क्या है कि यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग बाहर से यहाँ आते रहे, यहाँ बसते रहे और यहाँ अलग अलग प्रजाति के लोग बस गए। यहाँ संसार की अगर बात करें, पूरे विश्व की बात करें तो बच्चों संसार में मुख्यतः 3 प्रजातियां मानी जाती हैं, जिनके नाम मैं आपको बताता हूँ। कॉकेशाइड, मंगोलाइड और नीग्राइड। इनकी सरल शब्दों में अगर हम इनको समझें तो ये मानव समूह के नाम से संबोधित करते हैं, जिनके शरीर का रंग सफ़ेद है, पीला है या काला है। क्योंकि अलग अलग आपने देखा होगा, बिल्कुल गोरे लोग, अफ्रीका में चले जाए तो काले लोग, तो कहीं अलग अलग ये रंग के आधार पर भी, रंग भेद में भी हम इस चीज़ को देखते हैं। भारतीय समाज में शुरू से ही द्रविड़ है और आर्य रहे हैं। प्रजाति रूप में हम एक दूसरे से अलग थे, उनके रंग रूप अलग है, द्रविड़ के अलग हैं, आर्य के अलग हैं। लेकिन द्रविड़ों में जो निग्रोइड हैं और आर्यों में कॉकेशॉइड प्रजाति की विशेषता है। ये दोनों प्रजातियाँ हैं, ज़्यादा मिलती हैं। और बाद में भारत में, जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मंगोल आए। तो ये लोग जो आए बाहर से, ये अलग अलग प्रजाति के, तो यहाँ पर आके बस गए और फिर ये प्रजातियाँ भी भारत में बढ़ने लगी। धीरे धीरे ये सब लोग आपस में घुल मिल गए और आज हमारे भारत में, भारतीय समाज में ये सभी प्रजातियाँ यहाँ मिली हैं और घुल मिल कर रह रही हैं। तो ये भारतीय समाज की एक विशेषता है, प्रजातीय विविधता। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वह है भौगोलिक विविधता। भौगोलिक विविधता के बारे में आप जानें, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ हमारे देश में आप देखेंगे जलवायु अलग अलग, कहीं बहुत गर्मी पड़ती है, दक्षिण भारत में देखें तो बहुत गर्मी पड़ती है, तो उत्तर भारत में सर्दी अधिक रहती है। गर्मियों के दिनों में आप उत्तर भारत में चले जाएँ तो वहाँ सर्दी है, वहाँ रजाई ओढ़ के सोना पड़ता है आपको। और दक्षिण भारत में आप कभी भी चले जाए तो वहाँ पे पंखे में ही रहना है। पंजाब का जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग है, गुजरात, बिहार, असम, सिंध, ये सब अलग अलग है। थोड़ा थोड़ा अगर देखेंगे तो इनकी जो भौगोलिक विविधता हैं वो सब अलग अलग हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें कि सारी चीज़ें अलग होते हुए भी हम सब एक हैं। उत्तर में हिमालय, जैसे मैंने आपको बताया, दक्षिण में समुद्र। तो उन उत्तर में हिमालय के अंदर रहने वाले लोगों का जीवन शैली बिल्कुल अलग है, जबकि दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों की जीवन शैली अलग है। ये भौगोलिक विविधता देश की है, भारतीय समाज की भी यहाँ आपको देखने को मिलती है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो जातिगत विविधता। हमारे देश में, हमारे समाज में प्राचीन काल से ही जातियों का अपना एक रहा है। अगर आप देखें, यहाँ मैं कुछ आंकड़े लेकर आपसे बात करता हूँ। या पीपल ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में लगभग 4635 समुदाय हैं। यह भारतीय संस्कृति की मौलिक विशेषता है जो और हमारे कहीं नहीं पाई जाती, केवल भारत में ही पाई जाती है कि 4635 समुदाय यानी इतनी जातियाँ और सब एक साथ रहते हैं। यह व्यक्ति के जन्म के आधार पर उनके समूह निर्धारित हो जाता है। जाति जो यहाँ पर है, जैसे माता पिता की जो जाति है वही उसके बच्चे की जाति होती है। इसके अंतर्गत जो सदस्यों का खाना पीना है, उनका विवाह है, उनका व्यवसाय है, उनके सामाजिक संबंध है, वो उनके अलग अलग एक दूसरे के जातियों के साथ बंधे हुए अलग अलग हैं, निश्चित है। बाहरी जो प्रजातियाँ भी जातियों में समाहित हो गई हैं और इनकी व्यवस्था को व्यापक कर रही हैं, क्योंकि अब ऐसा नहीं है, एक जाति से दूसरी जाति में भी लोग एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो इसके अनुसार जाति व्यवस्था ने के कारण ही, या जाति व्यवस्था ने जो विविधताएं यहाँ पर डाली थी, आज वो सारी विविधताएं हमारे देश में दिखाई दे रही हैं। एक दूसरे के साथ सब प्रेम से रहते हैं, विभिन्न जातियों के होते हुए भी सब हम प्रेम से रह रहे हैं। ये जातिगत विविधता का हमारा भारतीय समाज की एक विशेषता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है ये है जनांगीय विविधता। ये जनांगीय थोड़ा सा शब्द अलग लगता है, लेकिन आप इसको समझें। मैं आपको कुछ आंकड़ों के साथ इसको समझाने का प्रयास करता हूँ कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102 करोड़ थी, से थोड़ी ज़्यादा थी, जो लगभग आज 140 से 136 करोड़ तक अगर पहुँच चुकी है।
अनुमानित 136 करोड़। देश के विभिन्न राज्यों में जनसंख्या में बहुत विविधता मिलती है। ये जनांकी की शब्द अभी आपको क्लियर होगा कि किसी राज्य में जनसंख्या बहुत अधिक है, जैसे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़, और किसी राज्य की जनसंख्या बहुत कम है। आप समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का लगभग 16% हिस्सा है, जबकि उत्तर पूर्वी जो राज्य हमारे सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा, मणिपुर, अगर हम उधर देखें, इन राज्यों में जो जनसंख्या है वो उसका 1% भाग लेता है। दिल्ली में देखें तो औसत में 9,294 लोग 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहते हैं। यानी आप समझिए, जनांकी शब्द का अर्थ अगर अभी क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, उनकी संख्या। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसके अंदर 24 करोड़ लोग, और नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्रफल है वहाँ की संख्या, तो आप देखिए कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ कम क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, और बहुत से स्थान ऐसे भी हैं जो क्षेत्रफल बहुत है परंतु वहाँ लोग कम रहते हैं। ये क्या है? जनांक की विविधता। एक समान नहीं है कि सभी क्षेत्रों में सब एक समान दूर दूर लोग रह रहे हो, ऐसा नहीं है। किसी क्षेत्र में जगह कम है तो लोग ज़्यादा रह रहे हैं, और जहाँ जगह ज़्यादा है वहाँ लोग कम भी रह रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं जनांक की विविधता। उसके बाद है रहन सहन की विविधता। जब आप समझ लीजिए कि विभिन्न जातियाँ, विभिन्न भौगोलिक स्थितियाँ, विभिन्न संस्कृतियाँ, तो स्वाभाविक है कि देश के अंदर लोगों में जो रहन सहन है वह भी अलग ही होगा, विविध ही होगा। यानी व्यक्तियों का जो खाना पीना है, वेशभूषा है, रीति रिवाज है, मानसिक सोच है, जीवन के अपने आदर्श हैं, वो कुछ न कुछ अलग होंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दक्षिण भारत के लोगों का रहने का, वहाँ पर खाना पीना, अब वहाँ पर इडली, सांभर, डोसा वो खाया जाता है, जबकि उत्तर भारत में अगर आप देखें तो रोटी, चावल, दाल इत्यादि खाई जाती है। आप पश्चिम में चले जाएं तो जो समुद्र तटीय किनारे हैं वहाँ पर, गुजरात के अंदर, वहाँ का भोजन व्यवस्था अलग है। अगर आप वेशभूषा की बात करें तो वेशभूषा में भी अगर आप देखें उत्तर भारत की वेशभूषा, दक्षिण की वेशभूषा, दोनों में अंतर है। तो ये विविधता है, यानी रहन सहन में विविधता। हमारे देश में विभिन्न लोगों के रहन सहन में भी काफ़ी विविधता पाई जाती है। उसके बाद जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था के बारे में मैंने बताया आपको कि ये पूर्व से ही हमारे समाज में प्राचीन काल से ही जाति व्यवस्था व्याप्त है। ये भी एक विशेषता है जो और आध्यात्मिकता बहुत महत्वपूर्ण है। यह विषय आप ये समझ लीजिए, आध्यात्मिकता का मतलब ईश्वर के प्रति समर्पण, आध्यात्म। हम या हमारे देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, ज़्यादातर लोग किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्वरूप में ईश्वर को मानते हैं। अर्थात हम सब, चाहे कोई भले ही व्यक्ति का ईश्वर को मानने का तरीका अलग अलग हो, लेकिन हम ईश्वर को मानते हैं। तो ये हमारे यहाँ आध्यात्मिकता भी विस्तार से व्यापक है, ज़्यादातर है। यहाँ पर ईश्वर को न मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। ये सभी का हमारा आध्यात्मिक रूप है। संयुक्त परिवार व्यवस्था, और अंतिम पॉइंट जो है वह है संयुक्त परिवार व्यवस्था। भारत की जो समाज की मूल जड़, जिसे आप कह सकते हैं, जिसे समाज बनता है, वो बनता ही संयुक्त परिवार से है बच्चों। क्योंकि जब परिवार एक साथ रहता है उसी को संयुक्त परिवार कहते हैं, जहाँ पर माता पिता, बच्चे, बाबा दादी, जब सभी लोग एक साथ रहते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार। और संयुक्त परिवार के कारण ही बहुत सारी समस्याएं आसानी से दूर हो जाती हैं। हम एक दूसरे के साथ बैठकर भोजन करते हैं। किसी की कोई आवश्यकता है तो वह एक परिवार का सदस्य दूसरे की आवश्यकता को आराम से पूरा कर देता है। और यहाँ पर जो प्राचीन काल से अगर हमारे देश की संस्कृति को देखें तो चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है, और कृषि में
बहुत सारे लोगों को की आवश्यकता होती है कार्य करने के लिए। तो जब हम एक साथ रहते हैं तो सभी लोग मिलजुल करके बड़े बड़े कार्यों को आसानी से पूरा कर लेते हैं। तो इस तरह से भारतीय समाज की ये कुछ विशेषता हैं जिनको सूक्ष्म रूप में मैंने आपके सामने रखा। तो बच्चों, इस पाठ में इतना ही मैटर है और इस पाठ में से लघु अतिलघु प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से कॉपी पर नोट कर लें और इसे तैयार करें। और इसमें कोई बात समझ में ना आई हो तो चैनल पर वीडियो के साथ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, टॉपिक कितना समझ में आया, तो वीडियो में एक कमेंट अवश्य लिखें जिससे कि हम ये समझ पाएँ कि जो ये वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो, बात समझ में आई हो, भारतीय समाज की विशेषताएं स्पष्ट हुई हो, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे शेयर अवश्य करें, अपने अन्य साथियों तक पहुंचाएं जिससे वो भी इस वीडियो से लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच।